मेरे पिता भी विधायक रहे हैं 10 वर्ष और हम भी 5 वर्ष से विधायक हैं और उस समय एनडीए की लहर चल रही थी, उसके बाद हम हराए थे। आज तो हम नहीं समझते कि कोई मेरे लड़ाई देने की स्थिति में भी होगा। दलित होने के बाद भी हमने हरिजनों की तरफदारी नहीं की, सबका मान सम्मान का ख्याल रखा। और राजपूत में कोई भी कार्यकर्ता, कोई समाज का आदमी हो, कोई जाति वर्ग का आदमी हो, हमको बुलाता है, उसके बिन बुलाए हुए स्थिति पे उसके यहाँ जाते हैं, उसके यहाँ जो भी होता है उसका हम कार्य सुनते हैं और करते भी हैं। अभी हमने 2 महीना पहले 100 रोडों का शिलान्यास हुआ है, 100 रोड हमने अनुशंसित करके लाया है और वो रोड पर काम चल रहा है। तो एक राजपुर विधानसभा में 100 रोड कम नहीं कहलाते हैं। और जी 3 पुलिया हमने बड़ों पुलों का 3 पुल का निर्माण कराया और बहुत सारे हॉस्पिटल हमने खोले हैं। तो हमने अभी अदफा में जाके आप देखिए, अति पिछड़े और पिछड़े वर्गों के लिए जो बड़ा एक हॉस्टल बनवाया है, एक लाजवाब चीज देखने के योग्य है आप लोगों के लिए और उसे मुआयना करने की चीज है। अभी आपके खीरी पंचायत में एक मुसलमान जो मदरसा कहलाता है, वो करीबन कई करोड़ रुपए की लागत से वो स्कूल बनवाने का काम मैंने किया है। नीतीश कुमार जी देखते हैं किसी महिला को पकड़ के झकझोरने लगते हैं तो उनका जो मानसिक स्थिति है, दिमागी स्थिति है, वो लगभग अपनी आपा खो चुके हैं। हम लोग तो सदन में रह के उनको देखा है, महिलाओं के प्रति जो अभद्र भाषा का जो प्रयोग किया है, हम लोग उसकी चर्चा करने लगेंगे तो हम लोगों को भी लज्जा लगती है कि उनका शब्द को यदि अपनों से जोड़ेंगे हम लोग तो हम लोगों को नहीं बोल पाएंगे। जबकि वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए जहां महिलाओं की नारी सम्मान की बात करते हैं, वो नारियों को जो विधानसभा में जो पूरा भारत देख रहा है, उसमें भी बोलकर गंदी बातों से बोलकर बिहार को शर्मसार करने का काम किया है। और नीतीश कुमार जी की निश्चित रूप से जो दिमागी हालत है वो ठीक नहीं है। इस पर हम लोग कह रहे हैं कि बिहार को बीमार नहीं देखना चाहते हमारे बिहार के युवा, इसीलिए तेजस्वी को पसंद करते हैं। और इसीलिए ये बात दावे के साथ कहता हूं कि अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे। ये बिहार के ऊर्जावान युवा हैं, बेरोजगार युवा हैं और एक लाचार बेबस मानसिक स्थिति से प्रताड़ित व्यक्ति को कैसे मुख्यमंत्री स्वीकार करेंगे जी। सम्राट चौधरी की जो अश्लील भरी बातें और तेजस्वी यादव से जो तू मैं में हुआ था, जो इन लोगों की बोलने का जो लैंग्वेज है, समझते हैं कि तेजस्वी यादव बच्चा है। तेजस्वी यादव आज बिहार का चेहरा है, उसे आप सम्मान पूर्वक भाषा में बोलिए। तू मैं रेतकार की भाषा का बोलना बंद करिए। आप सामाजिक मर्यादित पद पे हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वो भाषा को इग्नोर कर लोग तू मैं रेतकारी की भाषा में लोग आ जाते हैं। आप यदि सम्राट चौधरी जी थोड़ी सा भी विवेक आपको काम करे तो नेता विरोधी दल के साथ आप बोलने की लहजा को अपने आप को सुधारने का काम करिए कि नेता विरोधी दल के सामने आप बोल रहे हैं। जितना व्यवस्था प्रशांत किशोर जी के पास है, प्रत्येक जिलों में, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में जो उनका लाव लश्कर चल रहा है, कभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इनसे पूछा कि आपके पास इतना आर्थिक स्रोत कहां से आया? कभी पूछने का काम नहीं किया। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के बी टीम बन के काम कर रहे हैं। और जितना सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं प्रशांत किशोर को लोग, जितना मीडिया में लोग दिखा रहे हैं, उतना जमीन धरातल पर कहीं नहीं है। जग जाहिर है कि गोदी मीडिया हो गई है, मीडिया मोदी मीडिया हो गई है। मोदी जो कहते हैं वही बात जनता में प्रकाशित होती है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं वही बात सामने जनता की लाई जाती है, उसे बढ़िया से बना करके परोस करके सामने लाई जाती है। और हम लोग जो हमारे नेता राहुल गांधी जी हो चाहे तेजस्वी यादव जी हो, वो चिल्लाते रहते हैं लेकिन गोदी मीडिया के दिमाग में कान तक नहीं रेंगता और वो बातों को उल्टा पुल्टा परोस कर जनता के सामने परोसने का काम करते हैं। तो हम तो खुलेआम कहते हैं कि मीडिया बिक चुकी है। जहां बूथ पर हम लोग जो जीते हैं, उन बूथों पर टारगेट किया गया। उन बूथों को टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा है कि हम लोग प्रत्येक विधानसभा से 15 से 20 हजार हम लोग नाम काट देंगे लोगों का, तो उसका हम लोगों का फायदा होगा और हमारी सरकार बनेगी। मैं सीधे तौर पर कहता हूं कि इसी वोटर लिस्ट के बल पर 24 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, इसी वोटर लिस्ट पे हुआ। और यही वोटर लिस्ट यदि उस समय सही था तो आज गलत कैसे हो गया? नरेंद्र मोदी ने आज तक तो अपना कभी सर्टिफिकेट नहीं घोषणा जारी किया कि हम बीए पास हैं कि पीएचडी किए हुए हैं। कभी उन्होंने तो रटी रटाई भाषण देते हैं
अमित शाह जो कितनी बार गलती कर दिए, लोकसभा में हो चाहे जनता के बीच में हो, कितनी बार गलती भाषण देते हैं। लेकिन रही बात कि मीडिया के लोग आज उनकी बातों को ही दिखाते हैं, और हम लोग तेजस्वी यादव जब विधानसभा में हो चाहे जनता के बीच में हो, जो बातें जो स्पीच देते हैं, वो जनता की जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसको निजात दिलाने की बात तेजस्वी यादव जी करते हैं। हम लोगों के नेता तेजस्वी यादव हैं, और उनके जो भी घोषणा होती है, जो भी उनका कार्य करने का जो आदेश होता है, उसी पर हम लोग महागठबंधन के सभी घटक दल के लोग काम करते हैं। और निश्चित तौर पर मैं इस दावे के साथ कहता हूं कि हम लोगों के अगले चुनाव जो 25 में होने वाले हैं, उसके नेता और भावी मुख्यमंत्री भाई तेजस्वी यादव ही होंगे। जी नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जन संसद लाइव टीवी पर। बिहार की सियासी जमीन पर लोकतंत्र का महापर्व विधानसभा चुनाव 2025 का आगाज हो चुका है। तमाम समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। बिहार के टोटल 243 विधानसभा सीटों पे हमारी जन संसद की टीम मैन्युअली रूप से भी सर्वे कर रही है, और हम लोग लाइव आपको दिखा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जनता के सवाल दिखा रहे हैं, जनता का रुझान दिखा रहे हैं। बिहार की टोटल जनसंख्या लगभग 13 करोड़ है, जिसमें 7 करोड़ मतदाता है, जिसमें 56% लगभग वोटिंग होता है। पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 में लगभग 37.2% महागठबंधन को वोट मिला था, और 37.4% एनडीए को वोट मिला था। 125 सीट लगभग एनडीए के खाते में आया था, और 110 सीट लगभग महागठबंधन के खाते में आया था, और अन्य को आया था। लेकिन इस बार विधानसभा के चुनाव में थर्ड फ्रंट के रूप में जन सुराज वाले प्रशांत किशोर जी भी काम कर रहे हैं, और हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं कि वो मीडिया में है कि ग्राउंड पर भी हैं। अभी हमारे साथ बिहार के बक्सर के राजपुर अनुसूचित क्षेत्र के माननीय विधायक श्री विश्वनाथ राम जी हैं। आइए हम उनसे आपको लाइव जोड़ते हैं और उनसे कुछ जनता के सवाल करते हैं। विधायक जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपका स्वागत है जन संसद लाइव टीवी पर। धन्यवाद आपको। जी विधायक जी, जैसा अभी चल रहा है कि इसमें पलायन का मुद्दा चल रहा है, बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा है, और हर बार की तरह देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में बिहार में जातीय समीकरण हावी रहता है। तो क्या लगता है कि इस बार बेरोजगारी, पलायन और अपराध का मुद्दा हावी रहेगा या जातीय समीकरण हावी रहेगा? देखिए, बिहार तो पहले से ही कहा गया है कि जातीय समीकरण प्रभावी रहता है, लेकिन हम लोगों का जो मुद्दा है जातीय समीकरण के आधार पर नहीं है। हम लोगों का जो मुद्दा है, बिहार में पलायन हो रहा है, बिहार में बेरोजगारी है, बिहार में अपराध बढ़ रहा है। ये सब बातों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता की जो स्थिति है, जो बिहार सरकार की स्थिति है, जो इस समय देख रहे हैं, जो हालात हैं बिहार के, प्रतिदिन दुर्घटना हो रही है, प्रतिदिन लूट हो रही है, और बिहार सरकार कह रहे हैं 15 साल पीछे, 20 साल पीछे जाकर इतिहास को बार बार दोहराने का काम करते हैं नीतीश कुमार जी। लेकिन वर्तमान 20 साल की जो स्थिति है, जो एनडीए की सरकार लगभग रही है, और उस लगभग स्थिति में 1-1.5 महीने, 17 महीने छोड़ दिया जाए तो 20 साल नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन इस समय जो बिहार के हालात है, बद से बदतर है, और पलायन बिहार का रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पलायन की दिशा में नीतीश कुमार ने कभी काम ही नहीं किया कि पलायन कैसे हमारे बिहार का रुके, बिहार के युवाओं को रोजगार कैसे दें, बिहार के युवाओं को कैसे हम ऊर्जा दें, कैसे हम उसे मजबूत करें, इस पर कभी बिहार सरकार ने काम नहीं किया। काम किया तो 17 महीने की सरकार में, महागठबंधन की सरकार जब बनी थी तो 17 महीने तेजस्वी यादव ने जो काम किया, युवाओं को रोजगार देने का काम जो किया हमारी महागठबंधन की सरकार ने, वो नीतीश कुमार ने अभी 20 सालों में नहीं किया। तो हम लोग का जो मुद्दा है, दवाई, कमाई, पढ़ाई लिखाई, सिंचाई, बुनाई, सभी बातों को लेकर, बेरोजगारी, महंगाई, सब पर रोक लगाने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बीच में फिर एनडीए की सरकार आ गई, और फिर बिहार की स्थिति आप देख रहे हैं कि जो पहले हुआ करता था, जो उस समय जनता के पास समस्या थी, प्रशासन के पास समस्या थी, लेकिन आज हमारे पास जो प्रशासन है पर्याप्त मात्रा में है, सभी व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन उसके बाद भी घटनाएं चरम सीमा पर हैं।
बिहार में प्रतिदिन हत्या हो रही है, लेकिन सरकार नाकाम है। सरकार कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा रही है, हत्यारों पे कोई धरपकड़ नहीं हो रहा है। आपने देखा है कि मुजफ्फरपुर में जो नृशंस दलित समाज के बच्ची के साथ जो नृशंस हत्या एक तरह से कहिए कि हुई, उसको रेप किया गया, रेप करके जंगल में छोड़ दिया गया। बिहार की स्थिति सरेआम हो रही है। हमारे गरीब गुरबा के लोग परेशान हैं। गरीब गुरबा के लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं वो अलग, लेकिन आम मतदाता में जो इसकी नाकामी है, हम इस मुद्दों पर बिहार के चुनाव में जाने की स्थिति में हैं। बिहार के और वो एनडीए सरकार जाति समीकरण केवल भुराने का काम कर रहे हैं। जब जब चुनाव आता है तो वो लोग जात की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई धर्म और जाति मजहब की बात नहीं। हमारे लिए देश में समस्या है, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, इन सब मुद्दों पर हम लोग जनता के बीच जाएंगे। और महागठबंधन के तेजस्वी यादव ने जो हम लोग घोषणा किया था, और कांग्रेस पार्टी ने, हमारी राहुल जी ने जो घोषणा किया है, माई बहन मान योजना के तहत कि प्रतिमाह 2,500 रुपया प्रतिमाह माई बहनों को हमारी सरकार बनती है तो हम देंगे। जो योजनाएं चल रही है, और हम लोग अपने क्षेत्रों में इसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। 200 यूनिट बिजली फ्री देने का हम लोग घोषणा किया था, लेकिन बिहार सरकार दबाव में आकर 125 यूनिट बिजली फ्री दिया। 125 यूनिट बिजली से कोई गरीब का कल्याण होने को संभव नहीं। 125 यूनिट के बोझ से एक पंखा, एक बल्ब, एक महीने। आप क्या मांग करते हैं कि बिजली पूरी तरह से फ्री कर दिया जाए? बिहार में हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से जो दिल्ली में हुआ था उसी तरह बिजली बिहार में फ्री होगी। गरीब गुरबा के लोग बिजली से मुक्ति मिलेगी। बिजली बिल में जो निहायत अधिक बिल आता है, अधिक बिल गरीब गुरबा के लोगों को भुगतना पड़ता है, और सूद पर सूद उसका जोड़ करके चक्रवृद्धि ब्याज के तहत गरीबों से वसूला जाता है। इस पे तो निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी तो रोक लगेगी, और हम चाहेंगे भी कि हमारी सरकार बने तो निश्चित रूप से गरीब गुरबा के लिए जो हम लोगों ने आवाज उठाई है उस पे काम करने के लिए काम करें। जैसा जनता का ये है सवाल विधायक जी कि 1980 के बाद कांग्रेस राजपुर सुरक्षित विधानसभा में आपके दमदार वापसी के चलते यहाँ जगह बना पाई है। पिछली बार आपको लगभग 68,000 वोट मिला था, आप 21,000 वोट से चुनाव जीत गए थे, संतोष निराला को हरा के, जो मंत्री थे जदयू के। तो क्या लगता है इस बार भी पार्टी आप पे भरोसा करेगी और आपको टिकट मिलेगा? देखिए, टिकट की बात पार्टी करती है। हम लोग कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता के नाते हम लोगों ने पहले भी कहा है कि हम लोग तो उस समय भारतीय जनता पार्टी में काम करते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस समय हमको बुला के टिकट दिया कि आप लड़िएगा चुनाव तो जीत जाइएगा। हमारा जो बेस है, हमारा जो वोट बैंक है, तो हमारी पार्टी भी जानती है और राजपुर की जनता भी जानती है कि हमारा बेस जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। और पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता है, पार्टी तय करती है टिकट। हम लोगों का पार्टी काटने वाली नहीं है। जो विभिन्न परिस्थितियों के बाद भी हम लोग की उस समय की स्थिति में, जब बिहार और एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई कसमकस थी, उस स्थिति में हम 23,000 वोटों से चुनाव जीता। तो साफ तौर पे झलकता है कि हम एक कोई लहर नहीं उस समय थी, एनडीए की लहर चल रही थी, उसके बाद भी हम 23,000 वोटों से चुनाव जीते। तो आज तो स्थिति ये है कि हम लोग एनडीए का मुकाबला कर रहे हैं, और हम आप लोगों के माध्यम से जो बिहार में सर्वे आ रहे हैं वो महागठबंधन के पक्ष में आ रहे हैं। तो किसी न किसी रूप से हम लोग मजबूत हुए हैं, और मजबूत भी हैं। तो हम लोग जो राजपुर विधानसभा सुरक्षित है, हमने उस समय परिवहन मंत्री को हराया था, जिस समय उनको नीतीश कुमार के खासम खास रहे कहे जाने वाले मंत्रियों में से एक थे, और उस समय एनडीए की लहर चल रही थी, उसके बाद हम हराए थे। आज तो हम नहीं समझते कि कोई मेरे लड़ाई देने की स्थिति में भी होगा, लेकिन जो समस्या जनता की आती है तो जनता की समस्याओं पर, और पार्टी के जो हम लोगों ने पार्टी को कभी भी बैकफुट पर लाने का काम नहीं किया, पार्टी को हमेशा मजबूती देने का प्रदान किया है। उसी पार्टी के दल पर पार्टी भी विश्वास करेगी, और पार्टी टिकट हम लोगों को काटती नहीं है। पार्टी इस ऊर्जा के साथ देखती है कि आप कितना मजबूत हैं। तो हम लोग निश्चित तौर पे राजपुर विधानसभा को एक मजबूत, जहां कभी कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं था, उस जनाधार को कांग्रेस को ले जाकर के हमने मजबूती प्रदान किया और सीट दिलाने का काम किया। तो हमको इस पे चर्चा करने की जरूरत नहीं। ऊपर बैठे पार्टी के आला कमान लोग तय करेंगे, और जो भी दिशा निर्देश उनका होगा वो अनुपालन किया जाएगा। हम नहीं समझता कि कभी पार्टी सीटिंग, कभी टिकट कभी काटती है,
और टिकट के विषय में चर्चा करना ऊपर के नेताओं का काम है, हम उस पर चर्चा नहीं कर सकते। अब की बार विधानसभा चुनाव के लिए जब आप जाएंगे क्षेत्र में, तो कौन सा मुद्दा आपका विशेष रहेगा, प्रमुख रहेगा? देखिए, पहले जो हमने राजपुर विधानसभा के लिए जो राजपुर की आवाज बनकर हमने काम किया, राजपुर पहले कभी विधानसभा में, सदन में कभी राजपुर की जनता, राजपुर के विधायक ने कभी सदन में कभी नहीं कुछ बोला था। राजपुर की आवाज, चुनाव लोग जीतते गए अपने फायदे के लिए, बनते गए अपने फायदे के लिए, लेकिन राजपुर जो जनता के लिए है उस सदन में कभी आवाज गूंजे, इसका काम लोगों ने नहीं किया। हमने बखूबी राजपुर की जनता का आवाज बनकर विधानसभा में अपनी बातों को रखा है। विरोधी आप पे इल्जाम लगाते हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में सड़कें आज भी बुरा स्थिति में है, पीएचसी और सीएचसी का बुरा हाल है, डॉक्टरों की कमी है और स्कूल में शिक्षक की कमी है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो कह रहे हैं शायद उनकी आंखों पर चश्मा है। जो मैंने रोड की स्थिति अब बिहार में बदली है, अपने क्षेत्रों में जो बदली है, अभी फिलहाल में जो 4 साल मैंने काम किया उसकी अवधि को छोड़ दिया। अभी हमने 2 महीना पहले 100 रोडों का शिलान्यास हुआ है, 100 रोड हमने अनुशंसित करके लाया है और वो रोड पर काम चल रहा है। तो एक राजपुर विधानसभा में 100 रोड कम नहीं कहलाते हैं। और जी 3 पुलिया हमने बड़ों पुलों का 3 पुल का निर्माण कराया और बहुत सारे हॉस्पिटल हमने खोले हैं। अब रही बात कर्मचारी की, तो कर्मचारी तय करना बिहार सरकार का काम है। हमारा काम जो विधायक के नाते है, बिहार सरकार कहती है कि न कोई फार्मासिस्ट है, न कोई दवा केमिकिस्ट है, न कोई कुछ है, न कोई नर्सों की बहाली नहीं हो रही है, तो ये नहीं हो रहा है, तो बिहार सरकार की कमियां हैं। विधायक के नाते मेरी कमियां हैं जो उसे हम बनाने का काम हम लोग करते हैं। तो हमने अभी अदफा में जाके आप देखिए, अति पिछड़े और पिछड़े वर्गों के लिए जो बड़ा एक हॉस्टल बनवाया है, एक लाजवाब चीज देखने के योग्य है आप लोगों के लिए, और उसे मुआयना करने की चीज है जो इसके पहले राजपुर के लोगों ने कभी देखा नहीं था। हमने जो किया, अभी आपके खीरी पंचायत में एक मुसलमान जो मदरसा कहलाता है, वो करीबन कई करोड़ रुपए की लागत से वो स्कूल बनवाने का काम मैंने किया है। और हॉस्पिटल मैंने अपने क्षेत्र में कम से कम 20 हॉस्पिटल बनवाए हैं। और जो पहले से हमारे चुनाव जीतने से पहले लोगों की हम नाम नहीं लिया करते, लेकिन मैं बता दूं कि इसके पहले रोड बंद हुआ करते, हॉस्पिटल बंद थे, और वो 10-15 हॉस्पिटलों को मैंने अपने कार्यकाल में चालू कर वहां डॉक्टर की व्यवस्थापन किया। डॉक्टर वहां काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल आज खुला है, तो मेरी बदौलत खुला है। मैंने अब दबाव देकर जिला प्रशासन से कहिए या बिहार के सरकार के जो पशुपालन स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके रिक्वेस्ट पर कहिए, हमने जो बिहार में अपने क्षेत्र में जो स्वास्थ्य के लिए काम किया है, तो चश्मा पहने लोग तो इनको केवल यही दिखता है कि विश्वनाथ राम ने नहीं किया। माननीय विधायक जी, अभी हम आप ही के क्षेत्र में गए थे, दीवान के बड़का गांव, वहाँ की जो एंट्री वाली सड़क है उसमें बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, उसमें 4 व्हीलर मुश्किल से जा पा रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? लोगों ने अवगत नहीं कराया या आपके प्रकाश में नहीं है, या उस पर कब ध्यान देंगे? हमने उस रोड की अनुशंसित करके दे दिया है। बिहार सरकार देख रहे हैं कि रोड की स्थिति क्या की। बिहार सरकार के ग्रामीण मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के जो मंत्री हैं, हमने विधानसभा में उनको बोलने का काम किया। और विधानसभा में उन्होंने किया क्या है कि पूरे बिहार के रोडों को एक ठेकेदार के नाते उन्होंने बेचने का काम किया है, जबकि और टेंडर जो पहले हुआ करते थे उसे नाकामी बिहार सरकार के मंत्री दलाल पाल रखे हैं, और दलालों के माध्यम से बिहार सरकार काम कर रही है। हम लोगों को अनुशंसित करके रोडों को चयन करके विभाग को देना होता है। हमने हर रोडों की अनुशंसा, ऐसा कोई हमारे क्षेत्र में रोड नहीं छूटा है जिसकी हमने अनुशंसा नहीं किया है सर। और हमने जाके मंत्री से, हमने जाके प्रधान सचिव से, हमने जाके विभाग के सचिव से, ऐसा कभी नहीं है कि हमने नहीं कहा। हमने कहा है, उसका लाभ भी मिला है। लेकिन कुछ रोड छूट गए हैं तो बिहार सरकार की नाकामी की वजह से अभी कुछ रोड हमारे क्षेत्र में छूटे हैं, जिसकी बार बार मैं सरकार से जिक्र करता हूं। लेकिन वो आजकल कर देंगे। बिहार सरकार उस पर पैसा का, बजट का प्रभाव दिखाती है कि बजट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब बिहार सरकार जो है पास क्या, वो तो जब हमारे तेजस्वी यादव के जिम्मे विभाग था,
जब वो ग्रामीण कार्य विभाग और पथ निर्माण विभाग जब हमारे तेजस्वी जी के जी में था, उस समय जितने रोडों का काम हम लोगों ने तेजी से कराया। यदि आज हमारी सरकार होती तो आप जिस रोड की चर्चा कर रहे हैं वो, चाहे और भी रोड हो अन्यत्र, वो आज हमारे क्षेत्र में कोई रोड छूटा नहीं होता, सभी सड़कों पक्कीकरण होती। लेकिन हमारी सरकार नीतीश बाबू के दल बदलने के चलते बार बार बिहार की दशा बदलती है। उस पर न जाते हुए सीधे तौर पर हम कहेंगे बिहार सरकार की जो नाकामी है और चिन्हित लोगों को काम हो रहा है। बिहार सरकार में जो चिन्हित उनके विधायक हैं, जो उनके समर्थक विधायक हैं, उस पर काम हो रहा है। पहचान चेहरा पहचान के बिहार का विकास हो रहा है। जान गए हैं कि हाँ कांग्रेस के एमएलए हैं तो कांग्रेस के एमएलए को क्षेत्रों में काम नहीं देना है। ये बिहार सरकार की मानसिकता है। उस मानसिकता के विरुद्ध हमने काम किया है अपने संबंधों के बल पर। बार बार प्रशासन को, मंत्री को दबाव देकर हमने जो अपने क्षेत्रों में काम लाया है। बहुत सारे रोड है, एक आध छूट गए हों मान लेते हैं, लेकिन ऐसे रोड भी जाके आप देखिए और क्षेत्रों के अपेक्षा, मैं बक्सर जिले की ही बात कर रहा हूं, और क्षेत्रों के अपेक्षा जाके मेरे क्षेत्र का आकलन कर लें, ऐसा कोई रोड नहीं। कितना रोड मैं गिनाऊं आपको जो पहले से बदहाल थे, उसकी चर्चा लोगों ने, पहले के लोग नहीं करते हैं, जिसकी चर्चा हमने किया है और बनवाया है। वो सड़क बहुत पहले से बढ़िया स्थिति में है और बना भी है, हमने बनवाया भी है। इसके पहले लोग उसी रास्ते से जाते थे। अभी आपको मैं बता दूं कि दहीजना से अटाव का पथ 20 वर्षों से खराब है, लेकिन हमने जब आया तो उसकी टेंडर होके काम वहां चल रहा है रोड पे। आप कौवा खोल से जाइए दैत्रा बाबा तक, वो 20 साल पहले, 15 साल पहले खराब स्थिति में था, लेकिन हमने उसको टेंडर करवा के आज देखिए जाके काम हो रहा है। तो कैसे कह दें कि हमने काम नहीं किया। माननीय विधायक जी, हमारी जन संसद के टीम मैनुअली रूप से सर्वे कर रही है, जिसमें निश्चित तौर पे बढ़त आपको दिखाया जा रहा है। अभी आप बढ़त में हैं, लेकिन वहाँ लोगों का सवाल था दीवान के बड़का गांव से कि ये जो रोड है, तो लोग तो सपोर्टर आप ही के निकले, लेकिन वो जो रोड है उस रोड पे भी आपसे लोग चाहते थे कि कुछ, मैंने आप बोलिए कि वो रोड कब तक फाइनल हो जाएगा, इस कार्यकाल में हो जाएगा कि क्या होगा? देखिए, हमने सरकार को दबाव बनाया है। जो रोडें छूट गई हैं, जो 100 रोडों का मैंने जिक्र किया, 100 रोड हमारे क्षेत्र में आए हैं, जो उसका काम चल रहा है। कुछ रोडें छूट गई हैं, हमारा दबाव जारी है। लेकिन उस स्थिति में हम प्रयास करेंगे कि जो बचे कुछ रोड हैं उसको भी हम पूरा करा पाएं। अभी ऐसा नहीं कि हम चुप बैठने वाले में से। हम कभी 5 सालों के दौरान, जब हमारा कार्यकाल 5 साल होने को है, हमने जनता को संकल्प दिया था कि आपका मान और सम्मान, मेरा पहला विषय था कि आपका मान सम्मान झुकने नहीं देंगे। तो राजपुर की जनता का मान और सम्मान, कभी अब जाके किसी जनता से पूछिए कि हमने कभी किसी को हरिजन एक्ट केस में नहीं फंसाया। हरिजनों की तरफदारी, दलित होने के बाद भी हमने हरिजनों की तरफदारी नहीं की, सबका मान सम्मान का ख्याल रखा। और राजपुर में कोई भी कार्यकर्ता, कोई समाज का आदमी हो, कोई जाति वर्ग का आदमी हो, हमको बुलाता है, उसके बिन बुलाए हुए स्थिति पे उसके यहाँ जाते हैं, उसके यहाँ जो भी होता है उसका हम कार्य सुनते हैं और करते भी हैं। माननीय विधायक जी, जैसा हम लोग के पास में डाटा है कि विधानसभा में आपने पूर्व मंत्री संतोष निराला जी को उनके संपत्ति को लेकर ब्यौरा मांगा था, और आरटीआई की आप बात करें तो क्या आप आरटीआई डाले हैं? और आपके विपक्षी ये भी कहते हैं क्या अपना भी वो सार्वजनिक करेंगे संपत्ति? बिल्कुल, हमारा तो सब कुछ सार्वजनिक है भाई। हमने कहा है कि हम जनता की राजनीति करते हैं सेवा की भावना से। हम 2 पुस्त, मेरे पिता भी विधायक रहे हैं 10 वर्ष, और हम भी 5 वर्ष से विधायक हैं। हमारा तो खुली किताब है, हमको वो कोई छिपाने की तो बात नहीं है। ऑनलाइन चेक किया जा सकता है कि हमने क्या क्या है। लेकिन जो हमारे पिछले थे, हमने कभी किसी पर उंगली नहीं उठाते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि लोगों ने हमसे पूछा कि विश्वनाथ राम जी आप किसको हरा के आए हैं, तो हमने कहा सीधे तौर पर कि भाई हमने संतोष निराला जो बिहार सरकार के परिवहन मंत्री थे, उनको हरा के आया है। जो संपत्ति उन्होंने दिया था, संपत्ति का जिक्र मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं करना चाहता था, लेकिन 700 करोड़ रुपए के मालिक हैं वो। आपने विधानसभा में इसका जिक्र किया था। 700 करोड़ के मालिक हैं वो। और हम तो भाई, हमको जब चाहे तब
किसी तौर पे खरीद सकते हैं। मेरी संपत्ति के साथ, मेरे परिवार की संपत्ति के साथ, मेरे पिता के बनाए हुए संपत्ति के साथ वो खड़े खरीदने की क्षमता में रखते हैं संतोष निराला जी। उसके बाद भी हम बिकने वालों में से थोड़े हैं। हमने जनता को, राजपुर की जनता को, जमीन को बचा के रखा है। हम कभी पैसे की समझौता नहीं किया। और ये भी मैं आपको बता दूं कि हमें जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमें खरीदने का कोशिश किया, लेकिन हम ऐसे शख्स हैं कि हमको करोड़ों रुपया मेरे घर में छोड़ के गए थे लोग, सबको मैंने लताड़ा है। और ये राजपुर की मान और सम्मान को बचाने के लिए, ताकि ये कोई मैं उंगली न उठा दे कि राजपुर का विधायक बिकाऊ है, पैसा के लोभ से बिक गया। कभी मैंने ऐसा नहीं किया। राजपुर का मान और सम्मान बचाया है। इसी के चलते मैं कहता हूं कि राजपुर की मान और सम्मान के लिए मैं लड़ाई लड़ता हूं, और उसके लड़ाई के लिए मैंने करोड़ों रुपए ठुकराए हैं। और जनता की मान सम्मान के लिए कि महागठबंधन का एक सिपाही हूं, कांग्रेस का एक सिपाही हूं, उसके तौर पर मैं काम कर रहा हूं। बीजेपी को छोड़कर आप कांग्रेस की ओर क्यों चले गए? ये कांग्रेस बीजेपी की जो राजनीति है, पर बीजेपी में हमेशा जातिवाद की लड़ाई होती है। बीजेपी जब जात जो है तो जात पर लड़ाई करती है, जात पात की बात करती है। और हम ऐसे लोग हैं कि जात पात के विश्वास नहीं करते। मेरे पिता भी जात पात की राजनीति पे विश्वास नहीं किए। उन्हें हर वर्ग के लोगों ने समर्थन दिया, तब वो विधायक 10 वर्ष रहे। और उस समय की स्थिति, राजपुर की स्थिति ऐसी थी कि एक तरफ नक्सलाइट बेल्ट था, उसके बाद भी वो अपना झंडा भारतीय जनता पार्टी से ही चुन के आए थे। और उस समय चुन के आए थे जब भारतीय जनता पार्टी कोई स्थिति में नहीं थी, तब जीत के आए थे, अपने कर्म पर जीत के आए थे। और हम भी, कांग्रेस कोई मजबूत स्थिति में नहीं थी, उस स्थिति में हमने कांग्रेस का झंडा राजपुर में गाड़ा है। वो निरपेक्ष रूप से हम लोगों ने जो काम करते हैं, जो काम करने की जो मेरी पृष्ठभूमि है, जो काम करने के तरीके हैं, सबको साथ लेके चलने के जो तरीके हैं, वो सबसे भेद अलग हैं। और हम लोग सबको समर्थन के साथ, सबके साथ समझौते के साथ हम लोग काम करते हैं। और सबका मान सम्मान की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। सबका मान सम्मान कैसे बचा रहे इसकी चिंता करते हैं। विधायक जी, एक तरफ जहां महागठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है, और बीच में थर्ड फ्रंट बनाने की जो प्रशांत किशोर जी बात कर रहे हैं, जनसुराज पार्टी अपना ओपन किए हैं, क्या लगता है ग्राउंड पर भी है प्रशांत किशोर जी? देखिए, मैं किसी पार्टी की चिंता नहीं करता। आपने ही कहा है कि बिहार की स्थिति, बिहार का चुनाव जाति बेसिस पर होता है, आपने ही कहा है। और आपके ही मुंह से मैं अपनी बात में दोहराना नहीं चाहता। यदि बिहार का चुनाव जात बेसिस पर हुआ, तो आप सोचिए कि प्रशांत किशोर जी कहां से जात बेसिस पर, किस जाति का वो अधिक मांस वोट ले पा रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है, किसी जाति वर्ग की बहुलता उनके पास नहीं है। लेकिन मैं प्रशांत किशोर जी काम कर रहे हैं, उनसे यदि लोग हमसे पूछते हैं। लेकिन विधायक जी, जो जाति का आरोप है, आपके गठबंधन वाले, राजद वाले कुछ विधायक हैं जो उन पे लगाते हैं प्रशांत किशोर पांडे हैं, वो जाति में उनको घसीटना चाहते हैं, जबकि वो पलायन की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके ही गठबंधन के लोग जाति को प्रमोट कर रहे हैं। देखिए, उस जो हमारे गठबंधन के लोग जो कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, सही में वो हमारे बक्सर के ही रहने वाले लोग हैं। प्रशांत किशोर जी श्रीकांत पांडे के वो लड़के हैं। और श्रीकांत पांडे प्रख्यात हमारे यहाँ के चिकित्सक हुआ करते थे, उनके सुपुत्र हैं। और पांडे ही हैं, उनके पिता भी ब्राह्मण हैं, वो भी ब्राह्मण हैं। ये तो कोई कतई हमारे पार्टी के महागठबंधन के गलत नहीं कहते हैं। वो जिस समाज से, हम चमार समाज से आते हैं, तो अपने आप को छिपाते थोड़े हैं, हम छिपाने का प्रयास नहीं करते। उसी का परिणाम है कि हम राजपुर सुरक्षित विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं। और वो प्रशांत किशोर जी सही मायने में बक्सर के प्रख्यात चिकित्सक के बेटे हैं, तो पांडे ब्राह्मण परिवार से आते हैं। तो इसमें छिपाने की बात क्या है? जात कहीं छिपती है? कहा गया है कि 5 चीज कभी खैर खून खांसी प्रीत और मधुपान, रहीमन दादे ना दबे जानत सकल जहान। ये 5 चीजें ऐसी होती है जो कभी छिपती नहीं है। और ये छिपाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है, हमको समझ में नहीं आता। हमारे महागठबंधन के जो लोग बोल रहे हैं हम चमार हैं, वो ब्राह्मण है, तो छिपाने की क्या बात है? हम तो सगर्व से कहते हैं कि हम चमार समाज से आते हैं। उनको भी अपने आप को गर्व से कहना चाहिए कि हाँ हम ब्राह्मण हैं। इसमें कौन सा गलत बात है? लोग कहते हैं तो कहते रहे। लेकिन हमारी स्थिति है कि जो हमारे महागठबंधन के लोग कह रहे हैं वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। इसका मैं प्रकृति इसलिए कि बक्सर के हैं, रहने वाले हैं, और बक्सर के प्रख्यात डॉक्टर की चिकित्सक के पुत्र हैं। ये मैं जहां तक व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ। आप अपने विरोधियों के लिए क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, जो आपके प्रतिद्वंदी रहेंगे इस विधानसभा चुनाव में।
अभी तो तय करना मुश्किल है प्रतिद्वंदियों को कि प्रतिद्वंदी होगा कौन। अभी जदयू में नीतीश कुमार जी किसी को भोज पे बैठा करके किसी को सामने भेज दिए हैं कि जाओ तुम राजपुर में काम करो। वो राजपुर में मेरे ही नाम का विश्वनाथ पासवान है, घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं। और संतोष निराला जी पहले से हैं, वो तो उनको तो मैंने शिकस्त दे दी। किसी को जो सामने आएगा, हम अपने कार्यशैली पर विश्वास करते हैं और राजपुर की जनता पर, देवरूपी जनता पर विश्वास करते हैं। उसी विश्वास के बल पर मैं कहता हूं कि मैं 2025 के भी चुनाव में मेरा प्रतिद्वंदी कोई हो, राजपुर की जनता की जीत होगी और राजपुर महागठबंधन की जीत होगी, राजपुर कांग्रेस की जीत होगी, ये गारंटी है। आप जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता सबसे पहले राजपुर की देवरूपी जनता को सबको चरण छू के स्पर्श करते हैं, चरण प्रणाम करते हैं। राजपुर की जनता ने जो हमें आशीर्वाद प्यार दुलार दिया है, उसी दुलार और प्यार के भरोसे मैं फिर एक बार 2025 के चुनाव में राजपुर की जनता का सेवा करने का आशीर्वाद मांगूंगा। और मुझे भरोसा है ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि राजपुर को जिस तरह मान और सम्मान की लड़ाई मैंने लड़ी है, राजपुर के मान सम्मान को लेकर मैंने जो प्रत्येक दिन चिंता की है, मैं ऐसा कभी नहीं है कि मैं जनता के बीच से दूर रहा हूं। जनता की प्रत्येक समस्याओं से मैं निजता हूं, जूझता हूं, उसे लड़ता हूं, उसके काम के मुकाम तक ले जाता हूं, ये मेरा प्रयास है। तो मैं राजपुर की जनता से एक अपील करता हूं कि राजपुर की जनता जिस तरह 20 में मुझे आशीर्वाद दिया था, वही आशीर्वाद मुझे 25 में भी करने का आशीर्वाद दे, ताकि मैं महागठबंधन के उस मंसूबे को, जो महागठबंधन हमारा मंसूबा बिहार में जो बदलाव की बहार बह रही है, युवाओं को रोजगार के देने की बात हमारी कर रही है, ताकि एक कड़ी मैं भी बन पाऊं, ताकि अपने राजपुर के युवाओं को, बेरोजगारों को नौकरी दिलवा सकूं और पलायन रोक सकूं, गरीबी रोक सकूं। इसमें हम सक्षम होंगे जब हमारी महागठबंधन की सरकार बनेगी तब, और राजपुर से एक विधायक बन के जाएंगे तब। माननीय विधायक जी, जैसे महागठबंधन में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, क्या आप लोग इससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे आप? बिल्कुल, हमारे महागठबंधन के वो नेता हैं तेजस्वी यादव जी, हमने पहले भी उनको माना है और आज भी मानने में बुराई क्या है। आज तो सभी कांग्रेस पार्टी के लोग, लालबहादुर साहब हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हो, तेजस्वी यादव को ही सीएम प्रोजेक्ट करते हैं। हम लोग तेजस्वी यादव है नेता ही हैं, हम लोगों के नेता तेजस्वी यादव हैं। और उनके जो भी घोषणा होती है, जो भी उनका कार्य करने का जो आदेश होता है, उसी पर हम लोग महागठबंधन के सभी घटक दल के लोग काम करते हैं। और निश्चित तौर पे मैं इस दावे के साथ कहता हूं कि हम लोगों के अगले चुनाव जो 25 में होने वाले हैं, उसके नेता और भावी मुख्यमंत्री भाई तेजस्वी यादव ही होंगे। जी, जैसा विपक्ष आरोप लगाता है कि 9वीं फेल है, प्रशांत किशोर जी की पार्टी भी लगाती है और तमाम विपक्ष आरोप लगाता है कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, उनके पिताजी को घोटालेबाज कहा जाता है। इस पे क्या आप विपक्ष को जवाब देंगे? विपक्ष को आज भी आप देखिए 900 कितने करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है बिहार में। तो नीतीश कुमार अपने 71,000 करोड़ का डाटा नहीं मिल रहा है, जो ऑनलाइन नहीं डाला गया जी, डाटा नहीं मिल रहा है, अभी दिखा रहे हैं हम लोगों के। तो पशुपालन घोटाला में कहीं नेता कहीं साइन नहीं करता है, साइन करता है अधिकारी। और लालू यादव के ठिपरे फोड़ दिया गया कि ये पशुपालन घोटाला के संरक्षक हैं। तो लोग जो जिसका काम कहना है 20 सालों में आपने क्या किया, 71,000 करोड़ का डाटा नहीं मिल रहा है, आपने इस पे चर्चा नहीं किया, इसकी बात आप लोग सदन में भी नहीं कहते। ये रुपया गया था तो गया कहाँ? हर विभाग का प्रत्येक अलग अलग डाटा है कि कितना करोड़ रुपया कितना किसके विभाग में गया। लेकिन मैं मुख्य तौर पे बता दूं कि हमारी जो सरकार बनेगी, निश्चित तौर पे तेजस्वी यादव जी हम लोगों के मुखिया बनेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें कोई दो मत नहीं। जो युवाओं का समर्थन मिल रहा है, जो महिलाओं का समर्थन मिल रहा है, जो गरीब गुरबा बेरोजगारों, जो महादलित अनुसूचित जाति लोगों का जो समर्थन मिल रहा है, उस समर्थन के बल पर महागठबंधन की सरकार बनेगी। और महागठबंधन की सरकार बनते ही हम लोग 9वीं 8वीं पास की बात करते हैं। तो लोकतंत्र में कहा गया है कि लोकतंत्र में कोई पढ़ाई लिखाई मायने नहीं रखता। और यदि नरेंद्र मोदी ने आज तक तो अपना कभी सर्टिफिकेट नहीं घोषणा जारी किया कि हम बीए पास हैं कि पीएचडी किए हुए हैं, कभी उन्होंने तो रटी रटाई भाषण देते हैं।
अमित शाह जो कितनी बार गलती कर दिए, लोकसभा में हो चाहे जनता के बीच में हो, कितनी बार गलती भाषण देते हैं। लेकिन रही बात कि मीडिया के लोग आज उनकी बातों को ही दिखाते हैं, और हम लोग तेजस्वी यादव जब विधानसभा में हो चाहे जनता के बीच में हो, जो बातें जो स्पीच देते हैं, जनता की जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसको निजात दिलाने की बात तेजस्वी यादव जी करते हैं। माननीय विधायक जी, अभी जो हम लोग के वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, इनका कार्यकाल किस रूप में आप देख रहे हैं? क्या ये वापसी कर पाएंगे? देखिए, बिहार के ऊर्जावान युवा हैं, बेरोजगार युवा हैं, और एक लाचार बेबस मानसिक स्थिति से प्रताड़ित व्यक्ति को कैसे मुख्यमंत्री स्वीकार करेंगे जी? बिहार की जनता, बिहार के युवा लाचार, शिक्षित होने के बाद भी दर दर भटक रहे हैं, और जहाँ की एक लाचार हैं, बीमार हैं, उनकी बीमारी हालत में देखते हैं कि किस तरह बिहार को बीमार करने की स्थिति। हम नहीं चाहते कि बिहार में बीमारी स्थिति हो। नीतीश कुमार जी देखते हैं किसी महिला को पकड़ के झकझोरने लगते हैं, तो उनका जो मानसिक स्थिति है, दिमागी स्थिति है, वो लगभग अपनी आपा खो चुके हैं। और बिहार की जनता एक ऊर्जावान व्यक्ति को ऊर्जा से भरा देखना चाहती है, और वो अपनी आस लगा के बैठी है कि हमारा विकास होगा तब, जब बिहार का युवा मुख्यमंत्री बनेगा तब बिहार का विकास होगा। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब उस स्थिति में नहीं है कि वो सरकार चला सके? मानसिक और शारीरिक तौर पे वो बिल्कुल देखते, हम लोग तो सदन में रह के उनको देखा है, महिलाओं के प्रति जो अभद्र भाषा का जो प्रयोग किया है, हम लोग उसकी चर्चा करने लगेंगे तो हम लोगों को भी लज्जा लगती है कि उनका शब्द को यदि अपनों से जोड़ेंगे हम लोग तो हम लोगों को नहीं बोल पाएंगे, जबकि वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। महिलाओं को सम्मान के लिए, जहां महिलाओं की नारी सम्मान की बात करते हैं, वो नारियों को जो विधानसभा में जो पूरा भारत देख रहा है, उसमें भी बोलकर, गंदी बातों से बोलकर बिहार को शर्मसार करने का काम किया है। और नीतीश कुमार जी की निश्चित रूप से जो दिमागी हालत है वो ठीक नहीं है, और बिहार बीमार आदमी को जो बीमारी हालत में है, जो बिहार को बीमारी की ओर लेके जाना चाहता है, बिहार आज लाचार बीमार, मैंने सेहत के लिए नहीं कहा, बीमार बिहार का बीमार है, बेरोजगारी है, बिहार का बीमारी है तो पलायन है, बिहार का बीमारी है तो पढ़ाई लिखाई जो बच्चों के लिए नहीं हो रहे हैं, हॉस्पिटल में जो व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, जो पलायन, यहाँ से हमारे बच्चे पलायन जा रहे हैं मजदूर। इस पर हम लोग कह रहे हैं कि बिहार को बीमार नहीं देखना चाहते हमारे बिहार के युवा, इसीलिए तेजस्वी को पसंद करते हैं, और इसीलिए ये बात दावे के साथ कहता हूं कि अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे। माननीय विधायक जी, जैसा आपकी पार्टी और आप आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस स्थिति में नहीं है कि सरकार चला सके, फिर बीजेपी वाले क्यों उन पे भरोसा कर रहे हैं? अभी अपना पत्ता नहीं खोल पा रहे हैं, लग रहा है कि फिर उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बीजेपी पार्टी क्यों भरोसा कर रही है उन पे? कहाँ बीजेपी के लोग भरोसा कर रहे हैं? बीजेपी के लोग भरोसा करते तो कहते नहीं कि हमारा अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होगा, ऐसा तो कभी बोलते नहीं है। नहीं। तो हम लोग तो जैसे हमने कांग्रेस के विधायक हैं, उसके बाद भी हम लोग कहते हैं कि हम लोगों के नेता तेजस्वी यादव होंगे। वो कभी कहाँ भारतीय जनता पार्टी के कोई विधायक बोल दिया कि हम लोगों के मुखिया नीतीश कुमार जी होंगे, ऐसा तो बोलने की स्थिति में वो लोग है नहीं। भारतीय जनता पार्टी को किसी भी सूरत पर नीतीश कुमार को, बिहार को अपनी ओर करना था, बिहार की जनता को धोखा देना था, तो नीतीश कुमार की दिमागी हालत को पढ़ा और पढ़कर उसका लाभ उठा रहे हैं लोग। जबकि बिहार में जो स्थिति है, जो प्रतिदिन हत्या हो रही है, बलात्कार हुई है, उसका जिम्मेदार केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। देखते हैं कि सम्राट चौधरी जो बार बार उल्टा पुल्टा बयान देते हैं, लोकसभा विधानसभा में देखे होंगे कि विजय सिन्हा जी कुछ और बोलते हैं और विधानसभा के अध्यक्ष कुछ और बोलते हैं। इन लोगों की हालत, माली हालत, दिमागी हालत बिल्कुल रूप से असहनीय है। ये लोग बिल्कुल रूप से बिहार देख रहे हैं कि बिहार हमारे हाथ से निकल चुका है, इसीलिए अब बौखलाहट में बिहार की बौखलाहट का हाल है। सर्वे, आप लोगों ने जो सर्वे रिपोर्ट पेश किया है, मीडिया जो पेश की है, चाहे हर प्रत्येक पार्टी सर्वे किया है, उस सर्वे में महागठबंधन की सरकार बनती दिख रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये समझ चुके हैं कि किसी भी कीमत पर हमारी सरकार नहीं आ रही है। उसी लिए एक SIR का उन्होंने गठन किया। चुनाव आयोग में वोटर के लोगों को वोटर लिस्ट से नाम हटाने का प्रयास किया गया,
उन वोटरों को हटाने का प्रयास किया जो एसी समाज के लोग हैं, मुसलमान समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं। उनको प्रयास किया गया कि उन लोगों का वोटर से नाम काटा जाए। तो यही लोग महागठबंधन के सपोर्ट करते हैं। तो इन लोगों को, यादव समाज के लोग हैं, उन लोग भाई महागठबंधन के सपोर्टर हैं, इन लोगों का नाम काटा जाए। तो जहां जहां बूथ पर हम लोग जो जीते हैं उन बूथों पर टारगेट किया गया। उन बूथों को टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा है कि हम लोग प्रत्येक विधानसभा से 15 से 20 हजार हम लोग नाम काट देंगे लोगों का, तो उसका हम लोगों का फायदा होगा और हमारी सरकार बनेगी। मैं सीधे तौर पर कहता हूं कि इसी वोटर लिस्ट के बल पर 24 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ इसी वोटर लिस्ट पे हुआ। और यही वोटर लिस्ट यदि उस समय सही था तो आज गलत कैसे हो गया? तो यदि आज गलत है तो आज उसी वोटर लिस्ट पे चुने गए व्यक्ति जो भी चुने गए हों, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने उसी वोटर के बल पर, उसी वोटर लिस्ट के बल पे। यदि वो वोटर लिस्ट फर्जी है, वोटर लिस्ट गलत है, वोटर में नाम चढ़े हुए लोग गलत हैं, तो सही मायने में प्रदेश के प्रधानमंत्री भी गलत हैं। जैसा आप बीजेपी सरकार और एनडीए सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि ये तो चुनाव आयोग का काम है। पहले आया कि नहीं 32 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटा जाएगा, फिर आया कि 54 लाख लोगों का काटा जाएगा, और आपकी पार्टी आरोप लगा रही है। तो क्या लगता है आप लोगों को कि ये आप लोगों का क्षति होगा उस वोट कटने से? देखिए, आप जैसा आरोप लगा रहे हैं कि नहीं हम लोग जहां जीते थे, जिस बूथ पे जीते थे, संभवतः उसी बूथ पे ज्यादा वोट काटे जा रहे हैं, ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं? जी बिल्कुल सही है। वो कहा गया है कि हमारी ही पार्टी नहीं कह रही है, हम महागठबंधन के लोग एक पूरा बिहार चक्का जाम किए थे। इसीलिए किए थे कि यदि वो वोटर लिस्ट फर्जी है तो उसी वोटर लिस्ट पे चुने हुए व्यक्ति भी फर्जी हैं, वो भी जाली है, वो भी त्याग पत्र देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब उसी वोटर लिस्ट पे प्रधानमंत्री बिहार के, उनको जो अपार जन समर्थन मिला था, अपार जन समर्थन के बल पर देश के प्रधानमंत्री बने, तो उस वोटर लिस्ट यदि वो फर्जी है तो वो फर्जी हो गए, उनको भी तो त्याग पत्र दे देना चाहिए था। रही बात, हम लोगों ने कहा है कि बार बार वोटर लिस्ट की बात आ गई, वोटर लिस्ट बीच में कहां से आ गया? वोटर लिस्ट जब चुनाव के दौरान जब हम लोगों ने तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि जब हमारी जाति जो समीक्षा हो रही थी, गणना हो रही थी, जाति गणना हो रही थी, तो उस समय 9 महीने समय लगे थे जाति जनगणना को पूरा करने में। तो बिहार सरकार के पास ऐसा कौन सा मशीन है, कौन सा ऐसा तंत्र है कि 1 महीने में पूरे बिहार का वोटर लिस्ट को शुद्धिकरण कर देगा? ऐसा कोई तंत्र नहीं। वही तंत्र बिहार सरकार के पास है जो भाई किसी तरह गरीब गुरबा के लोगों को नाम काटा जाए, फर्जी तरीके से काटा जा रहा है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं आप? बिल्कुल। अब कह रहे हैं गरीब गुरबा लोग पलायन यदि रोकिएगा, आप बिहार को ऊर्जावान बनाइए, बिहार को पलायन को रोकिए। देखिए, सभी मजदूर हमारे आते हैं, बिहार में काम करेंगे, बिहार में गरीब गुरबा के लोगों का वोटर लिस्ट पे नाम बढ़ेगा और वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार को लोगों को पछाड़ने का काम करेंगे। लेकिन ये तो किसी बिहार सरकार की जो चालाकी से नाम काटा गया। आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग नाम जोड़ता है, काटता है, पार्टी के लोग नहीं। तो हम कहते हैं, हम आरोप लगा रहे हैं भाजपा पर, हम कहां आरोप लगा रहे हैं जदयू पर? हम तो सीधे तौर पर कहते हैं यदि चुनाव आयोग गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, वो सामने आके कहे ना। हमारी जो मांगे हैं उसे क्यों नहीं सुना जाता? ये सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बार-बार बिचौलिया बनकर, उसका एजेंट बनकर, लोग चुनाव आयोग का एजेंट बनकर घोषणा करते हैं, बात करते हैं, मीडिया के सामने आते हैं। चुनाव आयोग स्वयं आके कहे कि हाँ ये काम करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ऐसे करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित तौर पर बिहार के जो चुनाव आयोग है, चाहे बिहार के जो नेता, उनको लताड़ने का काम किया। जो इसी सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने ही चुनाव आयोग जो आधार कार्ड को फर्जी बना, सही मानकर सारा कुछ आधार से जोड़ दिया गया। लेकिन नीतीश कुमार और चुनाव आयोग जो कह रहा था, प्रधानमंत्री चुनाव आयोग के संरक्षक कह रहे थे कि वोटर आधार कार्ड को नहीं माना जाएगा, वोटर आईडी को नहीं माना जाएगा।
तो किस आधार पर निवास प्रमाण पत्र बनाकर, ये बनाकर, वो पेपर देकर, तो पेपर तो गरीब के पास नहीं जुट पाएंगे, गरीब गुरबा जो बाहर है उससे नहीं बन पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट से उन्हें स्पष्टीकरण मिला कि नहीं, वोटर आईडी भी सही है, वो भी दिया जाएगा और आधार कार्ड भी दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट में तो इन लोगों की हार हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को भी सही माना, वोटर आईडी को भी सही माना, तो कहीं ना कहीं हम जीते हैं। जी, माननीय विधायक जी, जैसा आपकी पार्टी आरोप लगा रही है, जैसे प्रशांत किशोर को बीजेपी का बी टीम कह रही है और चिराग पासवान को भी ऐसे तौर पे खड़ा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार को खत्म किया जा रहा है, ऐसा आरोप पार्टी लगा रही है और नीतीश कुमार पे लुभावने ऐसे कमेंट पास कर रही है कि वो महागठबंधन में आ जाए। तो क्या ऐसा माहौल लग रहा है कि महागठबंधन में भी नीतीश कुमार की वापसी हो सकती है? देखिए, नीतीश कुमार जी बेचैन भारत है, व्याकुल भारत कभी कुछ करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पे एक विधायक होने के नाते मैं कहता हूँ, ये डिसीजन लेना हमारे नेता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का है। लेकिन फिर भी मैं एक विधायक होने के नाते कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार की हमारे गठबंधन में कोई एंट्री नहीं है। हम लोग की जो धारदार जोरदार तरीके से जो गठबंधन जनता के बीच में जो काम कर रहा है, इसी गठबंधन के बल पर हम चुनाव को जीतेंगे और 25 में अपनी सरकार बनाएंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। माननीय विधायक जी, जैसा आपकी पार्टी और आपका गठबंधन आरोप लगा रहा है, मीडिया पे आरोप लगा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? सही में ये तो जग जाहिर है कि गोदी मीडिया हो गई है, मीडिया मोदी मीडिया हो गई है। मोदी जो कहते हैं वही बात जनता में प्रकाशित होती है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं वही बात सामने जनता की लाई जाती है, उसे बढ़िया से बना करके परोस करके सामने लाई जाती है। और हम लोग जो हमारे नेता राहुल गांधी जी हो चाहे तेजस्वी यादव जी हो, वो चिल्लाते रहते हैं, लेकिन गोदी मीडिया के दिमाग में कान तक नहीं रेंगता और वो बातों को उल्टा पुल्टा परोस कर जनता के सामने परोसने का काम करते हैं। तो हम तो खुलेआम कहते हैं कि मीडिया बिक चुकी है। और जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तब से मीडिया जो स्वतंत्र देश का चौथा स्तंभ माना गया है, और चौथे स्तंभ का जो भूमिका होती है, निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मीडिया के लोग चौथी स्तंभ की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। क्या आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया लोकतंत्र का ये जो विधि व्यवस्था बनाया गया है उसको प्रभावित कर रही है? बिल्कुल, सरकार के नुमाइंदे बन के चल रहे हैं और सरकार के पास फंडिंग की व्यवस्था है। उन लोगों को फंडिंग से जैसे भी हो सबको चलाने के लिए फंडिंग की व्यवस्था होती है। तो सरकार ने भरपूर फंडिंग की व्यवस्था करने वाले लोग तो विजय माल्या और अडानी अंबानी लोग बैठे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री सब मीडिया को, चैनलों को खरीदने की क्षमता उन लोगों के पास है। लेकिन हम लोग देश के चौथे स्तंभ मीडिया को मानते हैं। लेकिन इस समय का जो हालात है कि जो गोदी मीडिया जो बन गई है और मीडिया बिक चुकी है, इसी का परिणाम है कि स्पष्ट जो पारदर्शी तौर पर मीडिया को हम लोग देखते आए हैं वो नहीं दिख रहा है। तो हम लोग मीडिया भाई के लोगों से भी आग्रह करें कि भाई मेरे, आप देश के चौथे स्तंभ हैं, हमारा संविधान है उसके आप चौथे स्तंभ हैं, इसलिए आप उनसे बाहर निकलिए और चौथे स्तंभ की भूमिका में आइए और हमारा जो देश और हमारे नेता जो भी बोलता है, जो भी नेता बोलता है, सबकी बातों को आप जनता के सामने परोसे, यही मीडिया का काम है। विधायक जी, जो आप मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं और प्रशांत किशोर जी के भी बारे में बोल रहे हैं, इस पे अरे आप देख रहे हैं जितना व्यवस्था प्रशांत किशोर जी के पास है, प्रत्येक जिलों में, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में जो उनका लाव लश्कर चल रहा है, कभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इनसे पूछा कि आपके पास इतना आर्थिक स्रोत कहां से आया? कभी पूछने का काम नहीं किया। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के बी टीम में बन के काम कर रहे हैं और जितना सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं प्रशांत किशोर को लोग, जितना मीडिया में लोग दिखा रहे हैं, उतना जमीन धरातल पर कहीं नहीं है। धरातल में जनता खोई रही है। जनता दो ही आदमी लड़ाई में होगा, महागठबंधन। इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। कहीं से भी प्रशांत किशोर जी या कोई भी टीम हो, कोई भी हो, कोई तीसरा मोर्चा विकल्प बनने की स्थिति में बिहार में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो भी बी टीम बनाए, जो भी थर्ड टीम बनाए, लेकिन बिहार की जनता जागरूक है, समझती है कि कौन हमें तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरह लुभावने प्रलोभनों से हम लोगों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। इसलिए बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है
और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के जो प्रशांत किशोर को आगे कर करके हमारे वोटरों को बहकाने का काम कर रही है, महीनों पर रख के काम करती है कि महीनों पर आर्थिक प्रलोभनों से काम करती है। यदि सही मायने में नरेंद्र मोदी बिहार की सरकार यदि काम करती तो निर्भीक तौर पर यदि ये काम हम लोग करते, महागठबंधन के लोग करते, तो कितना ईडी सीडी सीबीआई छापा पड़ता कि पता नहीं कि आप भी सुनने में लाचार हो जाते। लेकिन कभी भी प्रशांत किशोर पे पूछा गया कि इतने आपके पास स्रोत कहाँ से आए, कौन आए के स्रोत हैं जो आप पूरे बिहार भर में जग जाहिर है कि पूरा गाड़ी घोड़ा फोरम मीडिया के सामने करने का काम आपने किया। लेकिन कभी भारतीय जनता, इसलिए कि जब भारतीय जनता पार्टी जानती है कि हमारे लिए काम कर रहा है, हमारी बी टीम बनकर कर रहा है, कभी प्रशांत किशोर जी भारतीय जनता पार्टी को आड़ो हाथों लिए हैं। अभी बोलते हैं कि 9वीं फेल है तेजस्वी यादव, तो कभी कुछ बोलते हैं तो कभी कुछ बोलते हैं, लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी पे नरेंद्र मोदी पर उंगली उठाने का काम उन्होंने नहीं किया। जो बिहार में पलायन है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इस पर कभी चर्चा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने दिलीप जायसवाल पे, जो बीजेपी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष है बिहार के, उन पे आरोप लगाया और साथ में आपके महागठबंधन के माननीय राबड़ी देवी जी को भी उसमें उन्होंने घसीटा कि वो बताते हैं कि हमारे ये मुंह बोले भाई है, और उन पर भी आरोप लगा। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सम्राट चौधरी तो हम लोगों के गठबंधन लालू यादव की देन है कि सम्राट चौधरी, प्रशांत किशोर जी का ये आरोप है। प्रशांत किशोर जी कुछ भी कह लें, प्रशांत किशोर जी के कहने को तो कोई भी कुछ कह सकता है। प्रशांत किशोर जी बड़बोले हैं, बड़बोलते हैं, उनको जनता पर न लगाम है, न उनका क्षति होना है, न उनको फायदा होना है। वो तो केवल भारतीय जनता पार्टी इसीलिए खड़ा की कि आप बोलते रहो। जब बोलना मेरे विषय में तो उसमें राबड़ी देवी को, उसमें तेजस्वी यादव को, उसमें लालू यादव को घसीट लेना। कभी निर्भीक तौर पर ईमानदारी से प्रशांत किशोर जी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल नहीं करते हैं तो बचते हैं, तो कब तक महागठबंधन के लोगों को, नेताओं को घसीट लेते हैं। तो घसीटने से काम नहीं चलेगा। प्रशांत किशोर जी आमने सामने आए और बिहार की जनता आपके जो प्रलोभनों से जो चल रहे हैं वादे, उससे झांसे में आने वाली नहीं है। और आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के काम करते रहिए, यही शुभकामना है। माननीय विधायक जी, जैसा सदन में तूतू मैं हुआ था, उसमें कुछ अश्लील शब्दों का भी प्रयोग किया गया था, क्या आप सदन में थे उस समय? जी हाँ, हम सदन में थे। हम लोग पूरा महागठबंधन हिप जारी किया हुआ था। हम लोग काले कुर्ते में, काले कपड़े में सदन में प्रवेश थे। और जो सम्राट चौधरी की जो अश्लील भरी बातें और तेजस्वी यादव से जो तूतू मैं में हुआ था, जो इन लोगों की बोलने का जो लैंग्वेज है, समझते हैं कि तेजस्वी यादव बच्चा है। तेजस्वी यादव आज बिहार का चेहरा है, उसे आप सम्मान पूर्वक भाषा में बोलिए। तूतू मैं रेतकार की भाषा का बोलना बंद करिए। आप सामाजिक मर्यादित पद पे हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वो भाषा को इग्नोर कर लोग तूतू मैं रेतकारी की भाषा में लोग आ जाते हैं। आप यदि सम्राट चौधरी जी थोड़ी सा भी विवेक आपको काम करे तो नेता विरोधी दल के साथ आप बोलने की लहजा को, अपने आप को सुधारने का काम करिए कि नेता विरोधी दल के सामने आप बोल रहे हैं तो कम से कम उसका सम्मान होना चाहिए। आपके बराबरी में वो तेजस्वी यादव हैं, आपके पद पर भी तेजस्वी यादव रह चुके हैं। तो इसलिए तेजस्वी यादव की जो तूतू मैं रेतकारी की जो भाषा हो रही थी, अब मर्यादित भाषा हो रही थी, वह भी सदन के लोग गैर हंगामे में बोल रहे थे। दूसरे दिन देखा गया कि सभी लोग हेलमेट पहन के आए थे। ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग ड्रामेबाज हैं, ड्रामे करने में माहिर हैं और ड्रामा करके चाहते हैं बिहार के लोगों को झांसा में देकर ठगने का काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता इस बार जान चुकी है, इस पर किसी भी झांसा में आने को तैयार नहीं। इस बार निश्चित तौर पे बिहार की जनता जो चाहती है, बदलाव की बयार बह रही है। निश्चित तौर पे नीतीश कुमार को बेमारू राज्य से घसीट के बाहर निकालना है और बिहार की जनता को तेजस्वी हाथों के, मजबूत के हाथों को देकर बिहार को विकास की गति को प्रदान करने का काम कर रही है। अभी हम लोग बिहार बक्सर जिले के राजपुर के सुरक्षित क्षेत्र के माननीय विधायक विश्वनाथ राम जी के साथ लाइव थे। हम और हमारी टीम, जनसंसद की टीम, कोशिश करेगी कि बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर जाए और वहां का ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएं, बिल्कुल सच और साफ सुथरा। जैसा कि मीडिया पे आरोप लग रहा है कि मीडिया बिक चुका है, तमाम तरह के लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हम आपको दिखाएंगे निष्पक्ष और साफ सुथरा ग्राउंड रिपोर्ट। आप हमसे जुड़े रहिए 243 विधानसभा सीटों का ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए। नमस्कार।